टॉर्ट में अब हम शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा कुछ चीज़ों को पिछला भी ले लेते हैं, थोड़ा सा लेते हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस है। कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस से नाम से ही मालूम पड़ रहा है, कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस तो है, पर यहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति नेग्लिजेंस हैं, यानी कि दोनों पार्टी नेग्लिजेंट है। अब प्रश्न ये उठता है, चूँकि दोनों पार्टी नेग्लिजेंस, सपोज करो मैं भी ऐसे करके आ रहा हूँ और वो भी ऐसे करके आ रहा है, यहाँ से मैं भागा आ रहा हूँ, वहाँ से वो भागा आ रहा है, ना मैं देख पाया ना वो देख पाया, है ना, तो दोनों ही नेग्लिजेंट है। तो उस स्थिति में फिर लायबिलिटी किसकी होगी? तो इसके संबंध में जो जिस हिसाब से अपना जितना कंट्रीब्यूट जिसने किया नेग्लिजेंस में, उतना उसका शेयर प्रभावित हो जाएगा। कंपनसेशन के संदर्भ में आपका 70% तो 70% आपका कम हो जाएगा। तो अब बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर से संबंधित केस है, बटरफील्ड वर्सेस फॉरेस्टर। फिर इसके बाद चूंकि ये सिद्धांत ज़्यादा दिन तक नहीं चला, उसके बाद दूसरा सिद्धांत आया, ये है लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल, रूल ऑफ लास्ट अपॉर्चुनिटी। यानी कि जिसके पास अंतिम अवसर था नेग्लिजेंस को टालने के लिए, वो लायबल होगा। मैं भागा आ रहा था परंतु आपने देख लिया था, आपके पास मौका था, आप हट सकते थे तो भी नहीं हटे, तो लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास थी, आप लायबल होंगे। इसके संबंध में केस है डेविस वर्सेस मान, जो कि पूछा भी जा चुका है ऑब्जेक्टिव में, डेविस वर्सेस मान। ओके, उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस में मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद आपको बताया लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल। उसके बाद एक दो टर्म और समझ लेते हैं। लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल के बाद एक एक्ट आया था, लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, लॉ रिफॉर्म कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस 1945 का। ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से है, इसका सेक्शन 140 गवर्न करता है। तो ये ज़्यादा इतना संभवतः इतना नहीं आएगा आपके में। उसके बाद हम कुछ एक दो टर्म और समझ लेते हैं। पहला है टर्म इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर, फिर है जॉइंट टॉर्ट फीजर। इंडिपेंडेंट टॉर्ट फीजर का मतलब है टॉर्ट मैंने ही किया है, मेरी गलती थी और आपको नुकसान हुआ, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। जॉइंट टॉर्ट फीजर का मतलब है जब दो या दो व्यक्ति मिलकर के, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के टॉर्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट टॉर्ट फीजर। जैसे हम जॉइंट टॉर्ट फीजर के संदर्भ में समझें, जैसे कहीं से मान लीजिए कहीं पर गैस लीक हो रही है, तो आप दोनों ने मिलकर सोचा गैस कहीं लीक हो रही है, तो एक व्यक्ति माचिस की तीली लेके और एक मोमबत्ती लेके ढूंढने का प्रयास कर रहा था कि गैस कहाँ से लीक हो रही है। उसके बाद उन्हें वो पॉइंट मिल गया जहाँ से गैस लीक हो रही थी, परंतु पहुँचते पहुँचते ब्लास्ट हो गया। तो ये था आपका जॉइंट टॉर्ट फीजर। तो इसके संबंध में केस है ब्रुक वर्सेस बुल, ये गैस वाला ही केस है जो ब्लास्ट हुआ था, ब्रुक वर्सेस बुल। उसके बाद इसमें एक 1935 का एक्ट आया, उससे चीज़ें गवर्न हुई। इसका केस है मैरी वेदर वर्सेस निकलसन, 1979 का केस है। उसके बाद 1979 का केस है। उसके बाद हम जनरल डिफेंस की बात करते हैं। जनरल डिफेंसेस यानी कि यहाँ पर टॉर्ट हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है, गलती हुई है, परंतु यहाँ पर टॉर्ट के लिए व्यक्ति लायबल नहीं होगा। कारण उसका ये है क्योंकि कुछ डिफेंसेस हैं। जैसे हमने दंड संहिता, पीनल कोड पढ़ा, आईपीसी, बीएनएस पढ़ा, तो वहाँ पर भी कुछ जनरल एक्सेप्शन थे, यहाँ पर भी कुछ जनरल डिफेंसेस हैं। यहाँ पर जो काम कर रहा है रॉन्ग डूअर है वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं। जैसे पहली है वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया। वॉलंटरी नॉट फिट इंजुरिया का मतलब है आपने जानबूझकर के रिस्क उठाया है, आपने जानबूझकर रिस्क उठाया है। जब रिस्क उठाया है तो भैया फिर आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। इसकी मैक्सिम है वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया। जैसे मान लीजिए आप कहीं मैच देखने गए और आपको बॉल लग जाती है फुटबॉल की, क्रिकेट बॉल की, तो आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आवश्यक है कि प्लेंटिफ जानता भी हो और उसने इस डैमेज को सहने के लिए अपनी सहमति भी दी, और सहमति जो हो वो फ्री होनी चाहिए, इलीगल पर्पस के लिए सहमति नहीं होनी चाहिए, और कंसेंट भले एक्सप्रेस या इम्प्लाइड हो चलेगा, ठीक है। केस मैंने है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस तो नहीं है, तो भी एक और फिर इसके साथ मैक्सिम है, परंतु ये एक सी मैक्सिम ये है साइंटी नॉट फिट इंजुरिया। साइंटी का मतलब कहना चाह रहे हो इंजरी का मुझे
यहाँ पर कंसेंट नहीं दिया, मुझे बस ज्ञान है कि ऐसा हो सकता है। केवल इतने मात्र कहने से व्यक्ति दोष से बच नहीं सकता कि मुझे ज्ञान था कि ऐसा हो सकता है ना। इसके संबंध में केस है स्मिथ वर्सेस बेकर, स्मिथ वर्सेस बेकर। तो यहाँ पर केवल नॉलेज मात्र के आधार पर यह नहीं कर सकते कि भैया तुम्हें तो नॉलेज थी तब भी तुम वहाँ क्यों बैठे थे। नहीं, भले ही नॉलेज थी परंतु दूसरा व्यक्ति लायबल होगा। ठीक है, साइंटी नॉट फिट इंजुरिया, वॉलंटी नॉट फिट इंजुरिया में आप कंपनसेशन के हकदार नहीं हैं क्योंकि आपने सहमति दी थी, आप जानते थे, परंतु वहाँ पर केवल ज्ञान मात्र था। साइंटी नॉट फिट इंजुरिया में केस है आपका, दो केस हैं, स्मिथ वर्सेस बेकर और है डॉन वर्सेस हैमिल्टन, डॉन वर्सेस हैमिल्टन। ओके, एक और है हाइंस वर्सेस हार्वर्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस। कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस का मतलब है कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों ही दिया है, दोनों ने ही दिया है, इसलिए ये भी एक डिफेंस है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको हम ऐसे मैक्सिम से भी समझ सकते हैं एक्स्टर पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सियो, एक्स्टर पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सियो, मतलब लॉ उन लोगों की सहायता नहीं करता है जो खुद ही रॉन्ग डूअर हैं, जो खुद ही रॉन्ग डूअर हैं, जो खुद ही गलत काम कर रहे हैं, विधि उनकी सहायता नहीं करता। यह है आपका कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस। एक और जनरल डिफेंस के बारे में बात करें, तीसरा जनरल डिफेंस है इनएविटेबल एक्सीडेंट। इससे पहले मैंने बताया कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस, उससे बाद मैंने बताया प्लेंटिव खुद ही रॉन्ग डूअर है यानी कि एक्स्टर पी कॉजा नॉन ऑरिटर एक्सियो। उसके बाद अब जो नेक्स्ट है ये आपका चौथा हो जाएगा इनएविटेबल एक्सीडेंट। इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब है ऐसे एक्सीडेंट जिसकी हम सोच नहीं सकते, जिसकी एंटिसिपेशन नहीं कर सकते, फिर व्यक्ति को कुछ चोट या कुछ इंजरी हो जाती है तो दायी नहीं होगा। जैसे इसमें एक केस है ब्राउन वर्सेस कैंडल, ब्राउन वर्सेस कैंडल। तो इस मामले में क्या हुआ था कि डॉग्स ऑफ प्लेंटिन डिफेंडेंट वर फाइटिंग, मतलब दो कुत्ते आपस में कुछ बहुत सारे जब हो जाता है कि आपने बार देखो बहुत सारे झुंड होकर कुत्ते लड़ने लग जाते हैं, और जब लड़ने लग जाते हैं तो मान लो किसी का घर है, बच्चे बच्चे खेल रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा होता है मैं इन कुत्तों को हटा दूँ नहीं तो बच्चे को काट ना लें। तो ऐसे ही व्यक्ति इन कुत्तों को हटाने के लिए लाठी मार रहा था, तो उसने लाठी ऐसे करी, तो जैसी करी लाठी का एक हिस्सा ऊपर पीछे पहुँचा, और पीछे पहुँचा वहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा था, उसके लग गई। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पर ऐसे करने में जो व्यक्ति ये कर रहा था वो दायी होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट यानी कि ऐसी घटना जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते थे, एंटिसिपेशन नहीं कर सकते थे। एक और केस है इसी के संबंध में, स्टैनले वर्सेस पावेल, स्टैनले वर्सेस पावेल। तो ये आपके इनएविटेबल एक्सीडेंट से संबंधित केस है। एक है आपका उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन केस, हाँ, स्टैनले वर्सेस पावेल के बाद, स्टैनले वर्सेस पावेल में भी मतलब कहीं शिकार के लिए गए थे, उसने गोली मारी शिकार की तरफ, बाई चांस वाली बात है गोली का दिशा थोड़ी सी भटकी और उसके फ्रेंड के लग गई, तो उसकी हम सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हो जाएगा, तो इसलिए वो लायबल नहीं होगा। ऐसे ही आपका नाइट्रोग्लिसरीन केस है। उसके बाद हम जो जनरल डिफेंस है उसके बाद जो जाते हैं वो है दैवी घटना, एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड जैसे सुनामी है, सूखा है, आंधी है, तूफान है, बिजली गरजना है, बादल का गरजना है, बिजली का गिरना है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें जब घटित हो जाती है तो एक्ट ऑफ गॉड माना जाता है, भूकंप वगैरह ये सारी चीज़ें। तो इसके संबंध में केस है निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड, मान लीजिए बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई जिससे कोई अगर दीवार थी, कच्ची दीवार थी, वो गिर जाती है, तूफान आया, तेज बारिश हुई, और वहाँ पर यदि कोई व्यक्ति सो रहा था, कुछ बच्चे सो रहे थे, यदि वो चोटिल हो जाते हैं या मर जाते हैं तो वहाँ पर दायित्वाधीन नहीं होगा, दायित्वाधीन नहीं होगा। पर छोटी मोटी बारिश से कोई दीवार ढह जाती है तो वो भी दीवार सीमेंट ही, इसका मतलब दीवार की कमी है, एक्ट ऑफ गॉड नहीं है ये, तो वहाँ पर व्यक्ति एक्ट ऑफ गॉड का फ़ायदा नहीं ले सकता। तो केस वैसे ये निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड ज़्यादा रिलेटेड है, वैसे कल्लूलाल वर्सेस हेमचंद छोटी बारिश में ढह जाना ये इससे संबंधित है, पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका था निकोल्स वर्सेस मार्शलैंड। उसके बाद प्राइवेट प्रतिरक्षा है, आप जानते ही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। उसके बाद नेसेसिटी है ना, उसके बाद सांविधिक प्राधिकार है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं
ये जहाँ पर जो भले ही चोट हुई है परंतु व्यक्ति दायित्वाधीन नहीं होगा। मिस्टेक में जनरली ये डिफेंस का आधार नहीं होता, चाहे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो या मिस्टेक ऑफ लॉ हो, एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। ओके, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज। रिमोटनेस, क्षति की दूरस्थता। जैसे कि हम जानते हैं कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके परिणाम तो अनंत हो सकते हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेज, जैसे मान लो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से टकराया, यदि उसके पास माचिस थी, मान लीजिए दिवाली के कुछ एक थैली में पटाखे भी थे, माचिस और में घर्षण हुआ, इसकी वजह से कुछ रॉकेट वगैरह चल गए, पटाखे फूट गए, उसकी वजह से वो रॉकेट किसी घर में गिर गया, सूखी लकड़ियों में गिरा, किसी कपड़ों में गिरा, जिससे आग लग गई, झोंपड़ी में कुछ लोग रहते थे वहाँ पर जल गए, कुछ बच्चे मर गए, कुछ बड़े बूढ़े मर गए, कुछ की संपत्ति नष्ट हो गई। तो प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जो टकरा गया, जो मात्र 3-4 रॉकेट और 3-4 अनार और पटाखे लेके जा रहा था, क्या इन सब काम के लिए लायबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि रिमोटनेस ऑफ डैमेज के लिए व्यक्ति लायबल नहीं होता। जो व्यक्ति दायित्वाधीन होता है वह होता है क्या, वह कार्य उसके डायरेक्ट होने का परिणाम था, कार्य का प्रत्यक्ष लिंक था, पहली चीज़। और दूसरा, क्या उसके बारे में कोई व्यक्ति रीजनेबली रूप से अनुमान लगा सकता था? दो चीज़ें हैं, दो कसौटी हैं व्यक्ति के दायित्व के लिए, टेस्ट ऑफ रीजनेबल फोरसाइट और टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट हुआ हो, और फोरसाइट का मतलब जिसके बारे में हम युक्त तरीके से अनुमान लगा सके कि इस कार्य से वह चीज़ होगी। यदि ऐसा है तो व्यक्ति दायित्वाधीन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके संबंध में जो इम्पोर्टेंट केस हैं, रीजनेबल फोरसाइट मतलब युक्त अनुमान लगाने का जो सिद्धांत है, जो कसौटी है, उसके संबंध में केस है वैगन माउंट केस, इंपॉर्टेंट केस है वैगन माउंट केस। ये सब रिमोटनेस ऑफ डैमेज के संदर्भ में है। रिमोटनेस ऑफ डैमेज यानी कि युक्त के आधार पर क्या अनुमान लगा सकते हैं, इसका केस है वैगन माउंट। और दूसरा है डायरेक्टनेस का केस है रीपॉलीमस केस। रीपॉलीमस किसका है? डायरेक्टनेस का। तो DR मतलब D का मतलब डायरेक्ट, R का मतलब रीपॉलीमस, तो DR ध्यान रखना है, DR। और वहाँ पर क्या था? रीजनेबल फोरसाइट था, और वो था WR। ओके, तो इसको आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। रिमोटनेस ऑफ डैमेज के संदर्भ में एक दो और हैं, जैसे स्कॉट वर्सेस सैफर्ड, हाइंस वर्सेस हार्वर्ड। हाँ, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया। जिसका नेक्स्ट टॉपिक है मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। टॉट का नेक्स्ट टॉपिक है फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है, फॉल्स का मतलब गलत, मतलब अनलॉफुल, इलीगल, रॉन्गफुल, और इम्प्रिजनमेंट का मतलब है कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को गलत तरीके से, विधिवत तरीके से प्रतिबंधित कर देना। ऐसा बोलते हैं हम क्या? मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। मतलब किसी व्यक्ति को हमने क्या करा? विधि विरुद्ध तरीके से उसे बंद कर दिया, उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया, कहीं जाने ही नहीं दिया, तो इसे बोलते हैं फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट अर्थात किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बिना विधिक प्राधिकार के पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करना, पूर्ण रूप से छीन लेना, पूर्ण रूप से अवरुद्ध कर देना, ये कहलाता है क्या? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। इसके संबंध में केस है बर्ड वर्सेस जोन्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है केस भी, बस आपको फैक्ट ध्यान रखना। ये बस फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता क्या है ये ध्यान रखना, पार्शियल नहीं, एब्सोल्यूट। फॉल्स मीन्स अनलॉफुल, विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी। उसके बाद एसेंशियल एलिमेंट के संदर्भ में बात करें फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के, नंबर 1 रेस्ट्रेन होना चाहिए। इम्प्रिजनमेंट मीन्स रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मीन्स अवरुद्ध, प्रतिरोध। अवरुद्ध या प्रतिरोध होना चाहिए, निरोध होना चाहिए, और निरोध और प्रतिरोध जो है वो एब्सोल्यूट प्रकृति का होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए, पूर्ण रूप से। मैंने एक दरवाजा बंद कर दिया, दूसरा खुला है तो नहीं माना जाएगा, पूर्ण होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए। और नॉलेज ऑफ रेस्ट्रेन इज नॉट नेसेसरी। जिसको हम कर रहे हैं उसको ये जानकारी है या नहीं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कितने समय के लिए आपने बंद किया था,
परंतु ये जरूर आवश्यक है जो रेस्ट्रेन कर रहे हैं वह बिना विधिक प्राधिकार के हुआ हो। ओके, ये टॉपिक खत्म। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। हिंदी में बोलते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन। विद्वेषपूर्ण अभियोजन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, नाम से मालूम पड़ रहा है मैलाइस है, और प्रोसिक्यूशन मीन्स प्रोसिक्यूट किया है। यानी कि यदि आप मेरी तरक्की से जल रहे हैं तो जब पड़ोसी कुछ तरक्की करता है या बगल वाला दोस्त ज़्यादा मार्क्स ले आता है, चेहरे पे मुस्कान तो होती है पर वो मुस्कान झूठी होती है। तो ऐसे ही यदि पड़ोसी तरक्की कर रहा है, बगल वाले को जलन हो रही है, तो उसने कहा इसे कैसे परेशान किया जाए, तो उसने उसके खिलाफ कुछ ऐसा काम किया, गलत तरीके से केस लगा दिया, क्रिमिनल केस लगा दिया, उसे अभियोजित कर रहा है, परेशान कर रहा है, अरेस्ट करा दिया, डिटेन करा दिया, प्रोसिक्यूट कर रहा है, चूंकि गलत केस था। अब जब गलत था तो फिर किसके फेवर में जाएगा? जिसको ज़बरदस्ती फंसाया गया वो उसके फेवर में ही जाएगा, प्रूफ होंगे नहीं, एविडेंस होंगे नहीं। परंतु समय तो वेस्ट हुआ, नुकसान ही तो हुई, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक क्षति और तनाव तो हुआ। तो उस जो शारीरिक, आर्थिक जो क्षति हुई, जो सोशल डैमेज हुआ, जो इकोनॉमिक डैमेज हुआ, जो मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, उसके लिए अब मैं आपसे बदला लूँगा। तो इसलिए जब वो पहले वाला केस खत्म हो जाता है, जिस व्यक्ति ने झूठा केस लाया था, अब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के खिलाफ अब केस लेके आएगा टॉर्ट के अंतर्गत और उससे डैमेजेस मांगेगा, क्षतिपूर्ति मांगेगा कि तुमने बिना युक्तियुक्त आधार के मेरे खिलाफ केस लगाया था। और वो केस, अच्छा ये तो मैंने बताया, पर एलिमेंट समझ लीजिए, मतलब इसमें दो केस हैं। पहले क्रिमिनल केस लगाया था पड़ोसी ने, झूठे व्यक्ति ने, परंतु वो मेरे फेवर में चला गया। अब मैं उससे कंपनसेट प्राप्त करने के लिए मैं उसके खिलाफ केस लगा रहा हूं, तो मुझे उसके खिलाफ केस लगाने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ प्रूफ, कुछ कंडीशन की आवश्यकता है। वो कौन सी कंडीशन है, आप जरा ध्यान से सुनेंगे। पहला है यह है कि वादी प्रतिवादी द्वारा अभियोजित किया गया था। वादी, अब मैं केस लगा रहा हूं तो वादी तो मैं हूं। वादी होते हैं सिविल मामले में, और क्रिमिनल मामलों में होते प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड। तो वादी प्रतिवादी द्वारा अभियोजित किया गया था, यानी कि वादी यानी कि मुझे आपने अभियोजित किया था। पहले प्लेंटिव को डिफेंडेंट ने अभियोजित किया था पहले, कंडीशन नंबर फर्स्ट। नंबर 2, यह अभियोजन बिना किसी युक्तियुक्त कारण के था, कोई कारण तो नहीं था, आपने मुझे वैसे ही प्रोसिक्यूट कर रहे थे, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 3, यह है कि प्रतिवादी मात्र इस आशय से नहीं कि वह विधि के प्रभाव में लाया जाए, बल्कि विद्वेषपूर्ण रीति से कार्रवाई की थी। आपने मेरे खिलाफ जो केस दाखिल किया था, मैलिशियसली दाखिल किया था, मतलब मैलाइस के साथ, विद्वेष के साथ किया था, ये भी साबित होना चाहिए। दूसरा ये भी साबित होना चाहिए कि प्रतिवादी की कार्रवाई वादी के, जो प्रतिवादी ने कार्रवाई की थी वो वादी के पक्ष में समाप्त हुई है, मेरे पक्ष में गई थी, मुझे कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया था। यह है कि अभियोजन के परिणाम स्वरूप मुझे क्या नुकसान हुआ, क्षति हुई, शारीरिक क्षति हुई, सामाजिक हुई, आर्थिक हुई, समय वेस्ट हुआ। तो उस ये सब 4-5 कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो मेरा केस सफल हो जाएगा। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए, विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए मैं आपके खिलाफ केस लेके आ सकता हूं। ये होता है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। कंडीशंस ध्यान रखिएगा। 1-2 केस हैं, भोगीलाल वर्सेस सरोज बहन। भोगीलाल वर्सेस सरोज बहन। दूसरा केस है अभ्रत वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभ्रत वर्सेस नॉर्थ ईस्ट रेलवे कंपनी। अभ्रत वर्सेस नॉर्थ ईस्ट रेलवे कंपनी। ओके, वैसे कुछ अपवाद भी हैं, जैसे छोटा मोटा मैटर है। हाँ अनुज, कुछ पूछना? हाँ, मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। क्या पूछना चाहते बस बोलो। अच्छा लिखिए, अभ्रत वर्सेस नॉर्थ ईस्ट रेलवे कंपनी। ओके, कुछ अपवाद भी हैं
अपवाद भले ही याद ना करिए और हो सके तो देख लीजिए। तो यहाँ पर जो अपवाद हैं, छोटा मोटा मैटर हो या केस कैन नॉट बी इंस्टीट्यूटेड फॉर अगेंस्ट केस ऑफ सिविल नेचर, मतलब जो केस दाखिल किया गया था वो सिविल नेचर का पहले नहीं था, वो क्रिमिनल नेचर का था। तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन कैन नॉट बी इंस्टीट्यूट अगेंस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच वॉज सक्सीड, यदि मुझे सज़ा दे दी जाती तो वहाँ पर नहीं होगा। तो कुछ कंडीशन से रिलेटेड है, आप अभी एक्सेप्शन छोड़ दीजिए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिफेमेशन, मानहानि। डिफेमेशन मानहानि, डिफेमेशन मानहानि का मतलब ये है कि आपने मेरे सम्मान के खिलाफ कुछ ऐसा बोला है, कुछ ऐसा किया है जिससे मुझे मान को, सम्मान को हानि हुई है, तो उसके लिए मैं आपके खिलाफ शूट दाखिल कर रहा हूं कंपनसेशन प्राप्ति के लिए, कंपनसेशन प्राप्ति के लिए। तो इसके संबंध में दो थ्योरी चलती हैं इंग्लिश लॉ में, दो थ्योरी चलती हैं, लिबल और स्लेंडर। लिबल और स्लेंडर डिफेमेशन के संबंध में इंग्लिश लॉ में दो थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं, लिबल और स्लेंडर। लिबल से ला निकल रहा है और ला से लिखा हुआ निकल रहा है, और लिखेंगे तब जब वर्ड्स होंगे। तो लिबल मीन्स रिटन, लिखे हुए शब्द द्वारा होता है। जैसे मैंने बोल दिया मोहन चोर है, लिख के दे दिया मोहन चोर है, तो ये लिबल हुआ। अब मैंने वैसे ही बोल दिया मोहन तुम चोर हो, ये स्लेंडर हुआ। और जब कोई चीज़ लिख के बोली जाती है तो कैसी होती है, मैं बोल रहा हूँ लिख के कह रहा हूँ, कौन सी ज़्यादा गंभीर है, लिखी हुई, क्योंकि वो परमानेंट नेचर की होती है, ज़्यादा समय तक चलती है, और जो स्लेंडर है वो थोड़े समय के लिए चलती है। इसलिए चूंकि लिखी हुई है तो यहाँ पर साबित, ये एक्शनेबल पर से होता है, साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, बस आपने लिखा दिखा दिया सफिशिएंट है। तो लिबल मीन्स लिखे हुए शब्द, और जब लिखे हुए चाहिए तो किसको संदर्भित होगा, आँखों को, आँखों से देख पाओगे आप। और सिलेंडर के लिए कान चाहिए, सुनना, कान से सुन पाओगे। तो दो चार पांच चीज़ें हैं। लिबल मीन्स वर्ड्स रिटन, आई के संदर्भ में है, ये ज़्यादा सीरियस है, एक्शनेबल पर से होता है, डैमेज को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, और नेचर होता है परमानेंट। और सिलेंडर को, सिलेंडर मीन्स सुनना, यानी कि कान, यानी कि वर्ड्स बोले गए हैं, ये इतना सीरियस नहीं होता है, एक्शनेबल पर से नहीं होता है, डैमेज साबित करना पड़ेगा, और परमानेंट प्रकृति का नहीं होता। परंतु भारतीय विधि में हम देखें इस प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, ठीक है ना, इस प्रकार का कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है। ओके, अब एलिमेंट के बारे में बात करें, डिफेमेशन मानहानि के एलिमेंट तो कौन कौन से हैं। स्टेटमेंट चाहे लिखा हो चाहे मौखिक हो, कैसा होना चाहिए, डिफेमेटरी होना चाहिए। कथन कैसा होना चाहिए, मानहानि कारक होना चाहिए। दूसरा, ये प्लेंटिफ के संदर्भ में होना चाहिए, यानी आपके संदर्भ में होना चाहिए। तीसरा, इसका पब्लिकेशन भी आवश्यक है। तुम चोर हो, जब तक कोई तीसरा ना सुन ले पब्लिकेशन नहीं माना जाएगा। मैंने बोला तुम चोर हो, अब तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, पब्लिकेशन नहीं होगा। पब्लिकेशन का मतलब होता है आपके बारे में तीसरा सुन ले, कोई भी तीसरा सुन ले, क्योंकि आपके बारे में जानता था बहुत अच्छे हो, परंतु जैसे ही उसने सुना अच्छा ये चोर है, पब्लिकेशन हो गया। तो व्हाट इज नेसेसरी फॉर प्रूफ ऑफ डिफेमेशन, नंबर 1 मैटर होना चाहिए डिफेमेटरी, मानहानि कारक। नंबर 2, ये प्लेंटिफ के संदर्भ में होना चाहिए, यानी आपके संदर्भ में। नंबर 3, इसका पब्लिकेशन होना चाहिए, और जो मैं कह रहा हूँ वो फॉल्स भी होना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ तो नहीं होगा, है ना। तो ये डिफेमेशन के संदर्भ में मैंने एलिमेंट आपको बताए। कुछ केस आप थोड़े से देख लीजिएगा। मंजुलता का केस है, मंजुलता, हाँ मंजुलता। एक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसिडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है, क्या यहाँ पर इंटेंशन आवश्यक है डिफेमेशन के संदर्भ में? तो यहाँ पर आवश्यक नहीं है।
For defamation, intention is not essential. If the published word is defamatory and referred to the plaintiff, then defendant is responsible for the defamation, whether published word by the defendant is not or with intent to defame the plaintiff. यानी कि यहाँ पर intention आवश्यक नहीं है, ठीक है। बाई चांस पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। कैसेडी वर्सेस डेली मिरर न्यूज़पेपर वाला केस था। उसके बाद क्या हम मृत व्यक्ति की भी डिफेमेशन कर सकते हैं? डिफेमेशन ऑफ डिसीज पर्सन इज नॉट अ टॉट, परंतु आईपीसी में होता था, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आईपीसी में होता था, यहाँ पर नहीं है। और ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, लेटर से भी हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है। कुछ इसके डिफेंसेस हैं जब यहाँ पर डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। जैसे नंबर 1, जस्टिफिकेशन और ट्रुथ। जस्टिफिकेशन और ट्रुथ, ये आईपीसी का भी स्पष्टीकरण नंबर, अपवाद नंबर, एक्सेप्शन नंबर फर्स्ट है। द इम्पुटेशन ऑफ ट्रुथ शुड बी मेड with public interest, but in civil cases, if it is proved that the statement is truth is sufficient, भले ही वह पब्लिक फायदे के लिए ना हो, यदि सत्य है तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। ये तो मैंने बताया जस्टिफिकेशन और ट्रुथ। दूसरा है फेयर कमेंट, कोई कर रहा है फेयर कमेंट। फेयर कमेंट का मतलब है उचित टीका टिप्पणी, सही बात। फेयर कमेंट किए जा रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। फेयर कमेंट किसके लिए, तो सुनिएगा। इसके लिए 2-3 एलिमेंट आवश्यक है। नंबर 1, फेयर होने चाहिए, ओनली भी कमेंट्स के संदर्भ में होना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट के संदर्भ में होना चाहिए। जैसे आपने बुक के संदर्भ में कुछ कमेंट किया, ये ऐसा है वैसा है, यदि पब्लिक इंटरेस्ट के संदर्भ में है तो वहाँ पर डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। तीसरा जो डिफेंस है यानी कि अपवाद है जिनमें डिफेमेशन नहीं माना जाएगा, ये है प्रिविलेज्ड। कुछ लोगों को छूट भी प्राप्त है। पहला मैंने बोला अपवाद है जहाँ पर डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। पहला बोला मैंने जस्टिफिकेशन या ट्रुथ, दूसरा बोला मैंने फेयर कमेंट, और तीसरा मैं बोल रहा हूँ प्रिविलेज्ड। कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, कुछ प्रिविलेज्ड बातें हैं या अधिकारी हैं, उनको वहाँ पर डिफेमेशन नहीं माना जाता। पर प्रिविलेज्ड जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक एब्सोल्यूट प्रिविलेज्ड होता है, एक क्वालिफाइड प्रिविलेज्ड होता है। बस आप सुन लीजिएगा एब्सोल्यूट प्रिविलेज्ड कौन कौन से हैं। जैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज्ड, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है एब्सोल्युटली प्रिविलेज्ड है, निकाल दिया जाता है उन्हें, इसीलिए आप इतना पार्लियामेंट में हंगामा देखते हैं। ऐसी जुडिशियल प्रोसीडिंग, इसके संबंध में केस है जीवन मल वर्सेस लक्ष्मण दास। फिर है कम्युनिकेशन बाय पब्लिक ऑफिसर, फिर है मिलिट्री और नेवल प्रोसीडिंग। 4 मैंने बताए एब्सोल्यूट प्रिविलेज में। पहला बताया पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग या प्रिविलेज, फिर है जुडिशियल प्रोसीडिंग, फिर बताया कम्युनिकेशन बाय पब्लिक ऑफिसर्स, फिर बताया मिलिट्री एंड नेवल प्रोसीडिंग्स, फिर उसके बाद क्वालिफाइड प्रिविलेज्ड हो गया। तो ये हमारी कुछ डिफेंसेस हो गई जहाँ पर डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है ये ऐसी लायबिलिटी है जहाँ पर स्ट्रिक्ट नेचर की होती है, कठोर नेचर की होती है। तो जरा यहाँ पर इसके एलिमेंट आप समझेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर कोई डेंजरस थिंग को लेके आता है या कलेक्ट करता है, पहला एलिमेंट। दूसरा, ये डेंजरस थिंग उस जगह से जहाँ पर आप लेके आए थे वो निकल गई, और निकलने के पश्चात निकल गई, निश्चित रूप से इस निकलने से दूसरे पार्टी को नुकसान हुआ। और चौथा, जो आप यूज़ कर रहे थे वो नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड था। नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड का मतलब नॉर्मली जो आपका करना चाहिए उससे डिफरेंट प्रकृति का था। फिर दोबारा सुन लीजिए, आपने अपनी ज़मीन पर कुछ खतरनाक चीज़ लेके आए हो, वह चीज़ वहाँ से निकली हो, उससे उस दूसरे व्यक्ति को नुकसान हुआ हो, और तीसरा नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड हो। ये 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को साबित करने के लिए। यदि ये 4 चीज़ें साबित हो जाती हैं तो ये माना जाता है कि वह व्यक्ति स्ट्रिक्टली लायबल होगा ही होगा। ये किस केस में निर्धारित किया गया? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, जस्टिस ब्लैकबर्न द्वारा।
रैलैंड वर्सेस फ्लेचर, जस्टिस ब्लैकबर्न द्वारा। एक्चुअली यहाँ पर कुछ एक व्यक्ति ने बहुत सारी मात्रा में पानी इकट्ठा कर लिया था, वह कुछ रिश्ता गया, कोयले कोई खाना में घुस गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ बहस हुई। तो उसने कहा जो था कि ये ट्रेसपास है, ट्रेसपास नहीं है, न्यूसेंस है, न्यूसेंस नहीं है, नेग्लिजेंस है, नेग्लिजेंस नहीं है, मेलाइस है, मेलाइस नहीं है। तो इसलिए वो व्यक्ति कहीं भी नहीं फंस रहा था, इसलिए इस सिद्धांत को इवॉल्व किया गया। ड्यू टू दिस रीजन प्रिंसिपल इज नोन एज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत के अपवाद हैं। सुन लीजिए अपवाद कौन कौन से हो सकते हैं। एक्ट ऑफ गॉड, सुनामी आ गई इसलिए भाई पानी निकल गया, इसलिए वो चीज निकल गई, एक्ट ऑफ गॉड। दूसरा, प्लेंटिफ ओन रॉन्ग, प्लेंटिफ ने खुद ही अपना जानबूझ के पैर दे दिया था उसके मुंह में, प्लेंटिफ ओन रॉन्ग। या फिर एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, मेरी गलती नहीं, कोई तीसरा व्यक्ति कुछ गलत काम कर गया था, या फिर प्लेंटिफ ने खुद ही सहमति दी थी, या फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। 5 चीज़ें हैं, एक्ट ऑफ गॉड यानी कि विस मेजर, फिर प्लेंटिफ्स ओन रॉन्ग, एक्ट ऑफ थर्ड पर्सन, प्लेंटिफ कंसेंट और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। 5 चीज़ों की इन स्थितियों में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू नहीं होगा। कुछ केसेस ध्यान रखिएगा। रैलैंड वर्सेस फ्लेचर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, इसको तो करना ही करना है, और यदि कुछ देख सकें तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का है, जब अपील में पहुंचा था रैलैंड वर्सेस फ्लेचर का। एक तो है बालकृष्णन, रीड वर्सेस लियोन्स, क्रोहर्स्ट वर्सेस एमरसन, पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स। ओके, उसके बाद आते हैं हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत है, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था, चूंकि गैस रिसाव से जो मृत्यु कारित हुई थी, सुप्रीम कोर्ट को झकझोर दिया था और मजबूर किया था कुछ ऐसा सिद्धांत लाए जहाँ पर कोई अपवाद भी ना हो। कोई भी अपवाद नहीं होता एब्सोल्यूट सिद्धांत में, एब्सोल्यूट लायबिलिटी के सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं होता, व्यक्ति पूर्ण रूप से फंसता ही फंसता है, इसलिए इसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत कहते हैं। ये जो केस है, जिस केस में आया था, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, और जस्टिस का नाम क्या है? PN भगवती। जस्टिस PN भगवती, केस का नाम है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुन लीजिएगा थोड़ा सा। कुछ ऐसी इंटरप्राइज है, कुछ ऐसा बिजनेस है, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जो एंगेज्ड है, काम कर रही है, कौन सी? हैजार्डस और इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी। यदि कोई ऐसी इंटरप्राइज है जो एंगेज है हैजार्डस या फिर इनहेरेंटली डेंजरस एक्टिविटी में, फिर उस कार्य से किसी को नुकसान होता है, तो व्यक्ति एब्सोल्युटली लायबल होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए इसे हम बोलते हैं एब्सोल्यूट लायबिलिटी का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, हमारी स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट खत्म हो गई। अब है लायबिलिटी ऑफ एनिमल्स। एक्चुअली मतलब जानवरों के लिए दायित्व। जानवर 2 प्रकृति के होते हैं, एक होता है फेराई नेचर, एक होता है मानस्विटे नेचर। फेराई नेचर, मानस्विटे नेचर। फेराई नेचर का मतलब है जो जंगली प्रकृति के होते हैं, जो खतरनाक प्रकृति के होते हैं, जैसे आपने पाल लिया चीता, शेर। ऐसी मानस्विटे नेचर। मानस्विटे नेचर का मतलब है पालतू जानवर, जैसे खरगोश, जैसे कुत्ता, जैसे गाय, ये सब पालतू जानवर है। तो यहाँ पर यदि फेराई नेचर के जानवरों की वजह से किसी को लायबिलिटी होती है तो व्यक्ति बच नहीं सकता, परंतु मैं वहाँ पर प्रजम्पशन ये है कि यदि काटा तो मान के ही चलेंगे आप लायबल हो। आपने ढंग से केयर नहीं की, आपने सावधानी नहीं बरती। यदि आपने चीता पाला, चीता से किसी को नुकसान हुआ तो आप फंसोगे ही फंसोगे, परंतु कुत्ता खा गया तो ये साबित करना पड़ेगा कि कुत्ता खतरनाक हो गया था और इसके मालिक को पता नहीं था। मालिक को पता नहीं था, खतरनाक हो गया था, पागल हो गया था, इसलिए काट लिया। ठीक है, तो ये होगा मैनस्विटे नेचर। नो लायबिलिटी बिकॉज हियर लायबिलिटीज डिपेंड अपॉन द नॉलेज ऑफ द ओनर। तो मैनस्विटे नेचर में जो लायबिलिटी होती है वह डिपेंड करती है इस बात पर, क्या मालिक को इस कुत्ते की, इस पालतू जानवर की प्रकृति मालूम हो गई थी कि ये सींग से उड़ा देगी, ये चैन तोड़ के उसके हाथ को काट लेगा। इस वजह से इस पर डिपेंड करता है।
तो मैंने 2 प्रकार के जानवर के संदर्भ में बताया। उसके बाद हम आते हैं वाइकेरियस लायबिलिटी। वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब ये होता है, नॉर्मली सिद्धांत ये होता है कि कोई व्यक्ति काम करता है तो वो अपने काम के लिए ही लायबल होता है, परंतु वाइकेरियस लायबिलिटी में हो सकता है काम किसी ने किया हो, परंतु लायबल उसका मालिक होगा, जो करवा रहा है वो होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 सूक्ति पर आधारित है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर और दूसरा क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। यानी कि यदि मेरे बिहाफ से मेरे नौकर काम कर रहा है, मेरा ड्राइवर काम कर रहा है और मैं उसे करवा रहा हूं ऐसे पकड़ मार पीट, या उसके कार्य से कुछ नुकसान हुआ उपभोक्ता को, तो मैं लायबल हूँगा क्योंकि वो मेरे लिए काम कर रहा है, क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, है ना। और दूसरा, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए काम करता है तो जिसके लिए काम किया जाता है वो लायबल होता है। ओके, ये डिपेंड करता है रिलेशन पर। वाइकेरियस लायबिलिटी का जो सिद्धांत है डिपेंड करता है रिलेशन पर। तो रिलेशन बहुत प्रकार के होते हैं। रिलेशंस जहाँ से उत्पत्ति हो सकती है, जैसे रेटिफिकेशन द्वारा, अबेटमेंट द्वारा, उन सब चीज़ों पर नहीं जा रहे हम। जो वास्तव में टॉट में आता है उस पर आते हैं। वो है रिलेशन बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट, खास तौर से मास्टर एंड सर्वेंट। यदि सर्वेंट काम कर रहा है, मेरे द्वारा नियुक्त है, मेरे अनुसार काम कर रहा है, मेरे अनुसार मेरा नियुक्त है, तो मैं लायबल होऊंगा। डिपेंड करेगा कि मेरे से सैलरी प्राप्त कर रहा था, मैंने नियुक्त किया था, मैंने कहा था, मेरे अनुसार काम किया था, तो मैं लायबल होऊंगा। इसके संबंध में केस है मॉन्ट्रियल वर्सेस मॉन्ट्रियल। परंट एक्ट ऑथराइज होना चाहिए। अब ये थोड़ा मैंने सर्वेंट को कहा जाके सब्जी लिया, सब्जी लेने पहुंचा और वहां पर किसी ने उसने कहा भैया आलू क्या है, सब चल रहे हैं, तो सब्जी वाले ने बोला आलू चल रहे हैं भैया 100 रुपये किलो, मान लीजिए 20 रुपये किलो आलू चल रहे हैं, तो 100 रुपये उसने 4 थप्पड़ रख दिए, पता नहीं मैं जज साहब का ना करूँ, ऐसे बोलेगा 10 रुपये किलो में दे। तो यहाँ पर सर्वेंट को इसलिए ऑथराइज नहीं किया था मैंने, तो मैं लायबल नहीं होऊंगा। मैंने गाली देने के लिए, मारने पीटने के लिए थोड़े ही ना उसे ऑथराइज किया था। क्या था मैंने ऑथराइज, इसलिए थोड़ा ऑथराइज, इसलिए थोड़ा ऑथराइज किया था। तो इसलिए उस स्थिति में वहां पर अवश्य कर लेना। अब उस स्थिति में वहां पर मास्टर लायबल नहीं होगा। लायबिलिटी ऑफ स्टेट, क्या हमारे कार्य के लिए स्टेट लायबल हो सकता है? स्टेट लायबिलिटी, स्टेट की लायबिलिटी डिपेंड के लिए वैसे तो बहुत सारी लंबी कहानी है। स्टेट की लायबिलिटी डिपेंड करती है, इंग्लिश में कुछ सिद्धांत था, इंग्लिश में था क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट। एक्चुअली पहले सिद्धांत ये माना जाता था राजा कोई गलत काम नहीं करता, संप्रभु कोई गलत काम नहीं कर सकता, और गलत काम नहीं कर सकते तो वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। पर सिद्धांत बाद में चेंज हुआ, इसलिए स्टेट की लायबिलिटी फिक्स हुई। फिर जाके उत्पत्ति हो गई, यदि हम आए क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947, इंग्लिश, इंडिया में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं, इंग्लिश लॉ है, ये इंग्लिश सिद्धांत है ना। तो इंग्लिश में कोई, इंडिया में कोई ऐसा सिद्धांत था नहीं, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आए। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में देखा तो उन्होंने बोला जैसे पहले लायबिलिटी होती थी, कुल मिला के घूमते घूमते फिरते फिरते करके पुरानी चीज़ पे पहुंचे। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की जैसे लायबिलिटी होती थी वैसे ही वर्तमान में भी स्टेट के सर्वेंट के लिए स्टेट की लायबिलिटी होगी। तो यहाँ पर लायबिलिटी स्टेट की इस बात पर डिपेंड करती है, इस केस से डिसाइड होती है, जिसे हम बोलते हैं पेनिनसुलर का मामला। पेनिनसुलर पूरा नाम है पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया 1868 बॉम्बे। शॉर्ट में बोल सकते हैं पेनिनसुलर का मामला, पेनिनसुलर केस। तो यहाँ पर जो लायबिलिटी ऑफ स्टेट की इस बात पर डिपेंड थी कि जो एक्ट है स्टेट के सर्वेंट का वो सॉवरेन नेचर का है या नॉन सॉवरेन नेचर का है। सॉवरेन फंक्शंस वो होते हैं जो केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता, जैसे जज का काम केवल वही कर सकता, कोई और नहीं कर सकता। झाड़ू पोंछे का काम कोई भी कर सकता है, सफाई का काम कोई भी कर सकता है, हटाने का काम कोई भी कर सकता है। तो सॉवरेन नेचर के कार्य के लिए लायबिलिटी नहीं होती थी, नॉन सॉवरेन के लिए लायबिलिटी होती थी। बाद में जाके केस आए राजस्थान सरकार वर्सेस विद्यावती। उसके बाद आया ये संबंधित केस है स्टेट लायबिलिटी के संबंध में, जहां पर डिपेंड किया सॉवरेन नॉन सॉवरेन, यहीं पर चला आगे। बाद में जाके सॉवरेन और नॉन सॉवरेन जो अंतर बता रहा हूं वो खत्म कर दिया गया।
बाद में जाके जो हम बढ़ते गए यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है तो सॉवरेन नॉन सॉवरेन जैसी बात नहीं रह जाएगी, फिर व्यक्ति लायबल होगा ही होगा। संबंधित केस हैं राजस्थान सर्किट वर्सेस विद्यापति, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, एम नागराज कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट है, आएंगे ही आएंगे। पहले पेनिनसुलर का इंपॉर्टेंट है, उसके बाद राजस्थान सरकार वर्सेस विद्यापति, फिर उसके बाद है कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, और उसके बाद है एम नागराज वर्सेस कंपनी। इस प्रकार से लगभग आपका टॉट खत्म।